वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 20 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है संसदीय आचार समिति यानी एथिकल कमेटी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के संसद के एक मौजूदा सदस्य के खिलाफ शिकायत को संसदीय आचार समिति को भेज दिया था। तो देख लेते हैं संसद आचार समिति क्या होती है। संसदीय आचार समिति का गठन इसकी उत्पत्ति का पता अक्टूबर 1996 में नई दिल्ली में आयोजित एक पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में अपनाए गए एक प्रस्ताव से लगाया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन की अपनी आचार समिति होती है। इसमें लोकसभा में आचार समिति, तो इसका गठन पहली बार 2000 में किया गया था। इसकी संरचना, तो इसमें 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सारे सदस्यों को किया जाता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर ये बने रहते हैं। और देख लेते हैं राज्यसभा की आचार समिति, तो इसका गठन 1997 में किया गया था, यानी ये लोकसभा समिति से पहले गठित की गई थी। और इसकी संरचना, तो इसमें राज्यसभा के सभापति द्वारा नामांकित 10 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल, तो ये 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो इसमें सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करना इनका मुख्य कार्य होता है और सदस्यों के नैतिक और अन्य जो कदाचार के संदर्भ में संदर्भित मामलों की जांच करना। कोई भी व्यक्ति की किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत समिति से कर सकता है। आचार समिति के मामले में कदाचार के लिए केवल एक सांसद की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा TBD-1 मिशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अभी गगनयान मिशन के लिए अपनी पहली परीक्षण उड़ान TBD-1 लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की खोज में एक महत्वपूर्ण पल है। ये टेस्ट व्हीकल एवार्ड मिशन 1 गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल की तैयारी का मूल्यांकन करेगा। यह एक एकल चरण तरल रॉकेट है जिसे विशेष रूप से एवार्ड टेस्ट के लिए विकसित किया गया है। इस पेलोड में क्रू मॉडल और क्रू एस्केप प्रणाली के साथ तेजी से काम करने वाले ठोस मोटर, CM फेयरिंग और इंटरफेस एडेप्टर शामिल हैं। यह उड़ान गगनयान मिशन में I-1.2 की मैक संख्या के अनुरूप आरोहण प्रक्षेपवक्र के दौरान एवार्ड स्थिति का अनुकरण करेगी। परीक्षण के अंतर्गत इसमें क्या आएगा, तो ये एवार्ड और क्रू एस्केप प्रणाली लड़ाकू विमान पाई जाने वाली इंजेक्शन सीट के समान सिद्धांत पर यह काम करता है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य उड़ान में जो विसंगतियां हो जाती हैं उनकी स्थिति में चालक दल के सदस्यों के जीवन की सुरक्षा करना। क्रू एस्केप प्रणाली को विभिन्न ऊंचाइयों पर स्वचालित रूप से कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर को किसी भी खराबी का पता लगाना चाहिए। यह परीक्षण उड़ान आरोहण प्रक्षेपवक्र के दौरान एक एवार्ड स्थिति का अनुकरण करेगी। इसका उद्देश्य, तो गगनयान मिशन पर तैनात किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रणाली का परीक्षण करना, जो प्रक्षेपण में प्रारंभिक चरण में आपातकालीन स्थिति में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। CM के साथ CES को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर परीक्षण वाहन से अलग किया जाएगा। इसके बाद CES को अलग करने पर पैराशूटों की श्रृंखला की तैनाती के साथ शुरू करने वाले एवार्ड अनुक्रम को स्वायत्त रूप से निष्पादित किया जाएगा, जो अंततः श्रीहरिकोटा के तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र में CM की सुरक्षित लैंडिंग में समाप्त होगा। हमारा अगला आर्टिकल है नीमन-पिक रोग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में नीमन-पिक बीमारी से पीड़ित बच्चों के माता पिता ने केंद्र सरकार से दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत इसको अधिसूचित करने का आग्रह किया है। तो अब देख लेते हैं। ये एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है जिससे स्पिंगोमाइनिल और कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम में जमा हो जाता है।
इस रोग में स्फिगोलिपिड और अक्रियाशील चयापचय शामिल होता है। इस रोग के 3 सबसे अधिक पहचाने जाने वाले प्रकार ए, बी और सी हैं। ये रोग मस्तिष्क तंत्रिकाओं, यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा और गंभीर मामलों में फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। इससे ग्रसित लोग तंत्रिकाओं, मस्तिष्क और अंगों के कार्य में प्रगतिशील नुकसान से संबंधित लक्षणों का अनुभव करते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये मुख्य रूप से बच्चों को ही प्रभावित करता है। तो आइए देख लेते हैं इसका कारण क्या है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में विरासत में मिला, मतलब ये आनुवांशिक में भी होता है, जिसका अर्थ है कि ये बीमारी का कारण बनने के लिए ये जीन की दोनों प्रतियां इसमें दोषपूर्ण होती हैं। अक्सर ऑटोसोमल रिसेसिव विकार वाले बच्चे के माता पिता ही रोग के वाहक होते हैं। उनके पास परिवर्तित जीन की एक प्रति होती है, लेकिन वे प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि दूसरी प्रति एंजाइम पर उत्पादित करती है। यदि माता पिता दोनों वाहक हैं तो प्रत्येक गर्भावस्था से पैदा होने वाला संतान प्रभावित होने की संभावना इसमें 25% हो जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो ये इसमें यकृत और प्लीहा में वृद्धि हो जाती है, रक्त में प्लेटलेट्स का कम हो जाती हैं, और जो आवाज़ है वो स्पष्ट नहीं होती है और निकलती है, और जो खाना वगैरह निकलने में भी कठिनाई होती है, और अंग और चेहरे की असामान्य मतलब उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब हो जाता है। स्वैच्छिक तीव्र नेत्र गति होती है और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे मतलब हमारी जो बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे मनोभ्रंश यानी पागलपन जैसा और दौरे पड़ते हैं। इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो ये ABSMPD1 जीन में उत्पादित के कारण प्रकार ए और बी होते हैं। ए लाइवोसोमल एंजाइम एसिड स्प्रिगोमाइलिनेज की गतिविधियों में कमी पैदा करते हैं, जो लिपिड स्प्रिगोमाइलिन को तोड़ता है। इसके प्रकार तो सी प्रकार का, इसमें NPC1 या NPC2 उत्परिवर्तन के कारण टाइप सी NPC नीमक पिक रोग होता है, जो लिपिड के वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटीन को प्रभावित करता है। यह बीमारी का सामान्य प्रकार है, जिसमें जो प्रकार C1 ये है होता है, ये 95% प्रकार C और इसमें C2 शामिल है। इसका उपचार क्या हो सकता है? तो टाइप ए और टाइप बी के लिए कोई विशिष्ट उपचार ज्ञात नहीं है, लेकिन लक्षणों का इलाज किया जा सकता है। जिनके लक्षण होते हैं जो उसका इलाज किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है कटी बिहू, एक त्यौहार है असम का, इसके बारे में। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने असम के लोगों को कटी बिहू के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी, इसीलिए आर्टिकल चर्चा में है। तो ये असम राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये कटी का अर्थ होता है काटना, और ये दिन चावल और के पौधों को स्थानांतरण के समय को दर्शाता है। इसे गोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। गोंगाली का अर्थ होता है गरीब। असम में 2 अन्य बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें भोगली या माघ बिहू और जो जनवरी में मनाया जाता है, और रोंगाली या बोहाग बिहू ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ध्यान रखना। इसका महत्व क्या होता है? तो इस महीने में खाने के लिए जो पैदा जो ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, और इस त्यौहार को मिट्टी के दिए या मोमबत्तियों को जलाकर मनाया जाता है, और लोग अपने घर को रोशनी से जगमगाते हैं, जैसे दीपावली में हम किया होता है। त्यौहार का इसका मुख्य हिस्सा तुलसी के पौधे के पास दिया जलाना होता है, और लोग इस शुभ दिन पर तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। लोग अपने धान के खेतों में एक विशेष दीपक भी जलाते हैं, जिसे आकाश बंटी यानी आकाश मोमबत्ती भी कहा जाता है। इन दियों को सरसों के तेल से जलाया जाता है, और इन्हें बांस के खम्भों की नोक पर जो उनके ऊपर ऊंचाई पर रखा जाता है। लोगों का मानना है कि ये जलते हुए दीपक उनके पूर्वजों को स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ओरियोनिड उल्कापात के यानी उल्कापिंड के बारे में।
अभी 21 और 22 अक्टूबर की सुबह ओरियोनिड उल्कापात से सबसे बड़ी संख्या में उल्काओं की बारिश होने की उम्मीद है। ओरियोनिड उल्कापात के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक वार्षिक घटना है जो प्रत्येक अक्टूबर माह में रात के आकाश को रोशन करती है। यह तब उत्पन्न होता है जब पृथ्वी धूमकेतु द्वारा छोड़े गए जो मलबे से गुजरती है, जिसे आधिकारिक तौर पर बनपी या हेली के नाम से जाना जाता है। ये धूमकेतु लगभग 76 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है तथा अपने नाभिक से धूल के कणों को बाहर निकालता है, जिससे इसके मार्ग में मलबे से पूंछ बन जाती है। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी अक्टूबर के अंत में इस मार्ग को रोकती है, जिसके परिणाम स्वरूप ओरियोनिड उल्कापात होता है। हेली धूमकेतु इसका आकार ये 5/9 मील है। इसके आंतरिक और सौर मंडल से होकर गुजरने वाले प्रत्येक मार्ग पर 3 से 10 फीट तक की सामग्री इसमें विलुप्त कर देता है। ये आधी रात के बाद के घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में देखे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं मेटोर क्या होते हैं। तो जब उल्का पिंड तेजी से मतलब तेज गति से जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जब जल जाते हैं, तो उस आग के गोले या टूटते हुए जो तारा होता है उसको उल्का कहा जाता है। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु द्वारा छोड़े गए जो धूल भरे मलबे के पुंज से गुजरती है, तो उल्कापात प्रतिवर्ष या नियमित अंतराल पर होता है। सामान्यतः उल्कापात का नाम उस तारे या तारामंडल के नाम पर रखा जाता है जो आकाश में उल्कापिंड दिखाई देने के स्थान के करीब होता है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो सेम सेक्स मैरिज को के उस पर फैसला सुनाया है। तो इसमें सुप्रियो बनाम भारत संघ के मामले में ये सेम सेक्स जोड़ों के विवाह की कानूनी मान्यता देने से इनको इनकार कर दिया, इनने मांगा था। तो तभी एक आर्टिकल चर्चा में रहा है। तो देखते हैं, अभी याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा संबंधित कानूनों के प्रावधान को संवैधानिकता को चुनौती दी थी। इसमें कानून देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान ये नहीं करते हैं इनको सेम सेक्स के लिए। फैसले के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो क्या है, तो इसमें विवाह के जो अधिकार को इस मान्यता देता है। इसमें विवाह का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ना कि संविधान द्वारा प्रदत्त कोई मूल अधिकार। इस फैसले में हमारे न्यायाधीश ने बोला है। अतः ये संसद और राज्य विधानमंडल ही इसे कानूनी मान्यता प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। ये विषय न्यायालय के दायरे में नहीं आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की विशेष विवाह अधिनियम और 1954 तथा अन्य संबंधित कानूनों के दायरे में लाने के लिए इन विधानों के उपबंधों को रद्द करने और उनमें बदलाव करने से इनकार कर दिया है। गोद लेने का अधिकार भी नहीं दिया गया इनको। कोर्ट ने समलैंगिक सदस्यों के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण और संसाधन प्राधिकरण के विनियमन 5 की क्लॉज 3 को बरकरार रखा है। ये विनियमन बच्चों के सर्वोत्तम हित में अविवाहित जोड़ों को बच्चे की गोद लेने से प्रतिबंधित करता है। चूँकि समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है, इसलिए उन्हें बच्चे को गोद लेने का भी अधिकार नहीं है। केयर्स कपल्स के लिए केवल सिविल यूनियन, इसमें न्यायालय ने राज्य को सिविल यूनियन को मान्यता देने का आदेश नहीं दे सकता है। सिविल यूनियन क्या होता है, तो ये कानूनी दर्जे को व्यक्त करता है। इससे समलैंगिक जोड़ों को भी विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाते हैं जो सामान्य जो दंपतियों होते हैं उनको प्राप्त होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन आदि देशों में समलैंगिक विवाह में लोगों को सिविल यूनियन को तब मान्यता दी थी जब उनके इस आदेश में समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया गया था। अन्य हाल ही में अन्य पहल है। इसमें सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव दिया था। ये समिति समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों से संबंधित मामलों को देखेगी और न्यायालय ने सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। LGBTQIA+ के लिए सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णय हैं, जिसमें
पहला निर्णय है नवतेज जौहर, इनका 2018 में आया था। इसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। और एक केस पुट्टास्वामी, ये 2017 में केस आया था। ये लैंगिक रुझान को गोपनीयता के अधिकार के लिए एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई थी। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने 2014 में ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई थी। आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। तो अभी 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, तो तभी ये चर्चा में है। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी और इन पुरस्कारों का उद्देश्य सौंदर्य और तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता वाली जो ऐसी जो फिल्में होती हैं उनका निर्माण को ये प्रोत्साहित करती हैं। इसमें देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देती हैं वो फिल्में, और अलग अलग संस्कृतियों की समझ को भी प्रोत्साहित करती हूँ। ये पुरस्कार 3 वर्गों में प्रदान किए जाते हैं। इसमें फिल्म, फीचर फिल्म और गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। हाल ही में सरकार द्वारा ये जो नियुक्त एक राष्ट्रीय पैनल पुरस्कार विजेताओं का चयन करता है, जिसमें पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म रही थी रॉकेटरी, और सर्वश्रेष्ठ इसके निर्देशक थे निखिल महाजन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे अल्लू अर्जुन जो पुष्पा मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आलिया भट्ट जो गंगूबाई काठियावाड़ी एक फिल्म आई थी उसके लिए उन्हें मिला है, और कृति सेनन को एक मिमी है मूवी आई थी उसके लिए इनको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी को मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार में भाविन रवारी छैलोसो को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ पटकथा ये शाही कबीर नायटू के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संपादक या लेखक तो उत्कर्षणी वशिष्ठ और प्रकाश कपाड़िया, इनको गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निदेशक इसमें श्री प्रसाद पुष्पा को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म RR को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार ये कश्मीर फाइल को दिया गया है। तो हमारे सारे आर्टिकल अभी तक के हो गए। आज हम अपना डिस्कशन 2 पार्ट में करेंगे, एक पार्ट थोड़ी देर में और आएगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।